ओके स्टार्ट हो गया। इसका वो क्या माइक शुरुआत में सब लोग इतने आते हैं सुबह ये ज़्यादा आ जाता है बच्चे सर आते हैं धीरे धीरे आता है चलते चलते हेलो आवाज आ रही सबको? तो आज 3 घंटे बायोलॉजी की क्लास। कल भी तो लगी, कल भी जल्दी लगी 3 घंटे। अच्छा याद आती है। ब्रेक लेने के बाद कितना हो गया तो बताओ। कितना हुआ था तेरा बताओ। सर लास्ट में आपने एक घड़ी दिखा दी। पूछो जरा इसका पेन से। इसका बैग जरा पूछ क्या बेटा इसका पेन क्या? देखो बेटा हम लोग बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे तो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब आहार नाल और संबद्ध पाचन ग्रंथियों के बारे में बात की थी, ठीक है? तो आहार नाल के बारे में, आहार नाल के कितने भाग हैं वहाँ पे? आहार नाल के कितने भाग हैं बताओ जरा। बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस, ठीक है? हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? स्टमक तक पढ़ लिए थे और स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। तो जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा थोड़ा तेज लिखना आज, ठीक है? और कोशिश करते हैं कि 2-3 चैप्टर हो जाए आज। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नमस्ते। देखो बेटा इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है ना? पहला पार्ट क्या है इसका? डिओडेनम, जिसको हिंदी में क्या लिखेंगे? ग्रहणी लिखेंगे। ये यू शेप होती है बेटा, इसमें नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं आता। क्या बनता है इसमें? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स में कौन कौन से होते हैं? CCK, TZ प्लस सेक्रेटिन। CCK PZ की फुल फॉर्म क्या है? कॉलिसिस्टोकाइनिन और पैनक्लियोजाइमिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्लियोजाइमिन और दूसरा हार्मोन जो है वो सेक्रेटिन। ये क्या करते हैं बेटा? गॉल ब्लैडर को एक्टिवेट करते हैं। किस लिए? बाइल जूस के लिए या पित्त रस के लिए, ताकि पित्त रस का श्रावण हो सके, ठीक है? सेक्रेटिन क्या करता है? पैनक्रियास, और ये क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस का श्रावण करेगा, ठीक है? तो ये पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक?
इतना आप लोगों ने पढ़ा था कल इसके बारे में, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया था। अब बात करते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है वो क्या कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद हेडिंग डालो बेटा पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इतना लिखने के बाद हेडिंग आएगा हमारा पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इसको इस तरीके से किया था, इसको इस तरीके से कॉलेसिस्टोकाइमिन, पैनक्रियाजाइमिन और सेक्रेटिन मिलके एक्टिवेट करेंगे गॉलब्लैडर और पैनक्रियाज को, ताकि वो अपने अपने पाचक एंजाइम स्रावित कर सकें, ठीक है। ये बात याद रखना। इतना आप लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था। आप जो हेडिंग डालोगे वो है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग रहेगा पैनक्रियाटिक जूस। पहली बात, इसका पीएच कितना होता है? 7.7 और हल्का, ये क्या दर्शा रहा है? ये क्षारीय माध्यम को दर्शा रहा है। पीएच क्या है बेटा? क्षारीय, ठीक है। और एक चीज याद रखना, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ मिलेंगे? आके डिओडेनम में मिलेंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? आके डिओडेनम में, ठीक है। श्रावित कहाँ से होंगे? पैनक्रियाज से श्रावित होंगे। और ये कहाँ से आएगा? गॉलब्लैडर से आएगा। तो दोनों मिलेंगे कहाँ? डिओडेनम यानी ग्रंथि में आके करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच कितना है? 7.7। ये क्या दर्शाता है कि पैनक्रियाटिक जूस हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। क्या काम करेगा पैनक्रियाटिक जूस बेटा? भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, ठीक है। पहला माध्यम ये हो गया। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो ये इसके मेन काम है, क्षारीय माध्यम प्रदान करेगा, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि क्षारीय पैनक्रियाटिक जूस में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, देखो बेटा पैनक्रियाटिक जूस में मिलता क्या क्या है? पहले मिलता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और क्या मिलेगा? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज ये एक एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और क्या मिलेगा? लाइपेज, एमाइलेज, और यहाँ पे मिलेगा अपने न्यूक्लियस। इतने सारे एंजाइम मिलते हैं हमको पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। लिखो जरा फटाफट। क्या हुआ? हो गया। अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन क्या करता है? पहला लिख लेंगे ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक जूस का पहला जो एंजाइम है वो क्या है? ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? प्रोटीन पाचक का काम करता है, यानी प्रोटीन को पचाता है, ठीक है बेटा। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में तोड़ेगा। प्रोटियोसिस प्लस पेप्टोन्स में तोड़ता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात और याद रखनी है, ट्रिप्सिन जब श्रावित होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इसकी इनएक्टिव फॉर्म का नाम क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन जब श्रावित होता है तो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में श्रावित होता है, और इसका नाम क्या होता है? ट्रिप्सिनोजन नाम होता है, ठीक है। सेम फंक्शन है बेटा काइमोट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का भी सेम काम है, दोनों का सेम काम है।
ठीक है। ऐसे ही जैसे कि ट्रिप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन में श्रावित होता है, ऐसे काइमोट्रिप्सिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिनोजन में श्रावित होता है। इनएक्टिव फॉर्म क्या है काइमोट्रिप्सिन की? काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है। एक हार्मोन और है प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये भी क्या करता है? ये भी प्रोटीन पाचक का काम करता है। ये भी क्या करेगा? प्रोटीन पाचक का काम करेगा। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज का मतलब है कि ये भी अपने इनएक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव में आएगा क्या हो जाएगा? कार्बोक्सीपेप्टिडेज हो जाएगा। ठीक है। ये भी बेटा क्या काम करेगा? ये भी प्रोटीन पाचक का काम करेगा। सीधे सीधे लिख दो पेप्टिडेज। इसका भी सेम काम, इन तीनों का सेम काम होता है प्रोटीन डाइजेशन का। ठीक है। बात करते हैं लाइपेज की। यहां ऊपर लिखते हैं हम लोग लाइपेज। लाइपेज क्या काम करेगा बेटा? ये लिपिड यानी वसा को, लिपिड या फैट को किसमें तोड़ेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये लाइपेज का काम करेगा। एमाइलेज क्या काम करेगा? ये स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ेगा। डाइसैकेराइड जैसे माल्टोज, जैसे क्या हो गया? माल्टोज। ठीक है। अगला है न्यूक्लियस। ये क्या काम करेगा बेटा? ये न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स में क्या है? डीएनए या आरएनए। इनको तोड़ेगा। ये किसमें तोड़ेगा बेटा? ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की यूनिट क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या करेंगे? ये सीधे सीधे लिखो न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ो। न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक। तो ये बेटा इनके काम हो। जिजनम में ऐसा कोई इंपॉर्टेंस उसका रोल है नहीं। सीधे सीधे बात करेंगे डिडोनम के बाद जो है छोटी यहाँ पर तीसरा पार्ट है इलियम होता है। तो इलियम के एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे सीधे सीधे। ठीक है। बन गया बेटा इतना? थोड़ा सा जल्दी लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कोई इसके अलावा 3 चैप्टर हो जाएगा। कोशिश ये है। हो गया बेटा? इतना हो गया? सबका हो गया? डन। चलो जिसका छूट रहा है वो थोड़ा सा आपस में एडजस्ट कर लेना। हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा पार्ट है इलियम। ठीक है, याद रखो इलियम किसका भाग होता है? सबको पता ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये छोटी आंत का भाग है हमारा। ठीक है, जो इसमें पाया जाने वाला भाग है, जो इसमें पाए जाने वाले एंजाइम से सीधे सीधे उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो पहली बात तो इलियम से जो जूस सेक्रेट होगा उसको क्या नाम देंगे? सकस इंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस। जो यहाँ से जो जूस स्रावित होगा उसका नाम क्या होगा बेटा? सकस इंटेरिकस। इसी को बोलेंगे बेटा इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस। आपसे पूछा जाए कि सकस इंटेरिकस किसको कहते हैं, तो आंतरिक रस को, यानी आंतर रस को क्या बोलेंगे? सकस इंटेरिकस। इसी का एक नाम हो रहा है इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, तो इलियम से स्वागत है। इसका कंपोजिशन क्या है? तो इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? याद रखना, इसका कंपोजिशन क्या है? एंटेरोकाइनेज,
एंटेरोकाइनेज, ग्रेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। साथ साथ में इसमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियसेस में मिलेंगे। साथ साथ में इसमें क्या मिलेंगे हमें, न्यूक्लियसेस में मिलेंगे। न्यूक्लियसेस का क्या काम होता है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना। न्यूक्लियस से क्या काम होता है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना। तो ये इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स। तो इसमें पहला लिखो बेटा एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या करता है, एंटेरोकाइनेज क्या करेगा, दो काम करेगा। ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिनोजन लगेगा, ये एक्टिव फॉर्म। और ऐसे ही ये इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन तो किसमें बदलेगा, काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को कौन ट्रिप्सिन में बदल रहा है, एंटेरोकाइनेज। इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजन को कौन काइमोट्रिप्सिन में बदल रहा है, तो एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहाँ से स्रावित होता है, आंत से। आंत की कौन से भाग से, इलियम से। ठीक है, और कौन से जूस में होता है, सेक्टस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस में होता है। अगला एंजाइम हो रहा है ग्रेप्सिन। बेटा ग्रेप्सिन क्या करता है, ग्रेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन ऑब्लिक पेप्टोन ऑब्लिक प्रोटियोजेस तो इनकी सिंपलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड में तोड़ेगा। अमीनो एसिड्स, ठीक, अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स की इकाई क्या होती है बेटा, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन्स किससे मिलकर बनेंगे, अमीनो एसिड से मिलकर बनेंगे। डाइजेशन का मतलब ये क्या होता है कि जो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनको उनकी सबसे छोटी अवस्था में तोड़ना, यानी कि उनको उनकी इकाई में तोड़ना, डाइजेशन में। तो ये आ जाएगा अमीनो एसिड से टूटेगा। माल्टेज का क्या काम होगा, हम लोग माल्टेज देखते हैं। बेटा ये वाला बेटा देखो बेटा, माल्टेज का क्या काम है, ये क्या करेगा, माल्टोज चूंकि डाइसैकराइड है, किसमें कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में तोड़ेगा। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकराइड। ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल में तोड़ेगा ये माल्टेज। अगला है सुक्रेज। और यहाँ पे एक चीज और लिखो, लैक्टेज भी होता है बेटा। सर इसके साथ नहीं, लाइपेज पर लैक्टेज करता हूँ, ये इसमें एंजाइम्स में है। ये सारे के सारे आंत में पाए जाने वाले एंजाइम्स से निकाले जाते हैं। ठीक है, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पे तोड़ेगा। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। ठीक है, लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टेज ये लैक्टोज शुगर को
ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। लाइपेज का काम बताइए, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड या बसा को किसमें तोड़ेगा, बसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लियस का काम पता है, न्यूक्लिक एसिड को किसमें तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड से तोड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया बेटा सबका? नहीं हुआ फिर नीचे लिखो। नीचे लाइपेज वाला लिख लो अपने आप। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज वाला लिखो ये भी। लाइपेज क्या करता है, ये क्या करेगा, फैट या लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, ठीक है बेटा। न्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए या आरएनए को उनकी सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़ेगा, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियस का काम होगा। न्यूक्लियस वाला भी लिखना अपने आप से, न्यूक्लियस वाला भी लिखो। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस वाला लिख दो। इसके बाद एक नोट डाल के लिखना, न्यूक्लियस वाला हो गया। न्यूक्लियस वाला लिखिए सबने बेटा। अरे न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लिक एसिड को किसमें तोड़ेगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा। नोट करके लिखो। डाइजेशन की प्रक्रिया, डाइजेशन की प्रक्रिया छोटी आंत के, डाइजेशन की प्रक्रिया छोटी आंत के इलियम नामक भाग में पूर्ण होती है। डाइजेशन की प्रक्रिया छोटी आंत के इलियम नामक भाग में पूर्ण होती है। अगला नोट करके लिखो। पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्न्याशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अग्न्याशयी रस, ठीक है। और सर्कस इंटेरिकस, अभी लिखा है सर्कस इंटेरिकस, ये लिखा है सर्कस इंटेरिकस, इसको हिंदी में लिखते हैं आंतरिक जूस, आंत में पाया जाने वाला आंतरिक रस, सर्कस इंटेरिकस में पाचन से संबंधित सभी एंजाइम पाए जाते हैं, में पाचन से संबंधित सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं, में पाचन से संबंधित सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं। अगला लिखो, पचे हुए भोजन का अवशोषण। हाँ, पचे हुए भोजन का अवशोषण, भोजन फर्स्ट हो गया, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म तो आ गया, अब यूटिलाइज करना बॉडी को अपने लिए, तो वही अवशोषण। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण।
छोटी आंत होती है और खासतौर से छोटी आंत के इलियम भाग में इसमें उंगली नुमा कुछ संरचना पाई जाती है, इनको बोलते हैं विलाई, जिनको क्या बोलते हैं विलाई। और विलाई पे भी दोबारा जो है कुछ माइक्रो प्रोजेक्शन उभरे होते हैं, यानी कि उनके भी उंगली नुमा संरचना पाई जाएगी, बोलते माइक्रो विलाई, ठीक है ना। तो ये विलाई क्या करते हैं, भोजन का पचे भोजन का अवशोषण करते हैं। कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, ठीक है, तो ब्लड के माध्यम से पचे भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है ना। तो आंत में होता क्या है, अगर हम बात करें तो ये बेटा इलियम है, इलियम किसका भाग है, ये छोटी आंत है, छोटी आंत। इलियम की दीवार में क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, विलाई मिलता है। इसकी दीवार में क्या मिलेगा, विलाई। विलाई के भी क्या होते हैं, माइक्रो विलाई, ठीक है। इन्हीं विलाई में क्या होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और एक होता है लैक्टियल वेसल्स, लैक्टियल वेसल्स, इनको हिंदी में रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनियां, और इनको तो लसीका वाहिनी। ब्लड वेसल्स में किसका अवशोषण होगा और लैक्टियल वेसल्स में किसका अवशोषण होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखे, पहले इतना लिखो, लिखने के बाद ब्लड वेसल्स में जिसका अवशोषण होता है वो किसका होता है, जरा यहाँ देखो, ब्लड वेसल्स बेटा अमीनो एसिड का अवशोषण होगा, अमीनो एसिड्स। और किसका होगा, मोनोसैकेराइड्स, जितने भी टूटेंगे, ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ठीक है, गैलेक्टोज होगा, मैनोज होगा, ये सारे के सारे क्या है, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, ब्लड वेसल से इनका अवशोषण होगा। लैक्टियल वेसल से किसका अवशोषण होगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है लैक्टियल वेसल वाला। लैक्टियल वेसल से जो अवशोषण होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो लैक्टियल वेसल्स में जो अवशोषण होता है वो किसका होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये इसका अवशोषण होता है लैक्टियल वेसल के द्वारा, ठीक है बेटा। इतनी बातें याद रखते हैं। अच्छा एक चीज और देखो, अगर ये आंख की अंदरूनी भाग है, ठीक है, ये इलियम का क्या है, अंदरूनी हिस्सा, तो इस पे क्या होगा बेटा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेंगे, जैसे इस तरीके से, ठीक है। ये विलाई कहलाएंगे। विलाई के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्शंस होंगे जिनको माइक्रो विलाई कहेंगे, जैसे इस तरीके से, इस तरीके से, इनको बोलते हैं माइक्रो विलाई, ठीक है। आंत की भाग में, आंत की अंदरूनी दीवार में क्या होता है, विलाई, और विलाई के ऊपर में क्या होता है, माइक्रो विलाई। और माइक्रो विलाई में ब्लड वेसल्स और लैक्टियल वेसल्स की सप्लाई होती है। ब्लड वेसल्स में किसका अवशोषण होगा, अमीनो एसिड और मोनोसैकेराइड्स का, और लैक्टियल वेसल्स में किसका अवशोषण होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया। अगली हेडिंग है बड़ी आंत। अगली हेडिंग है बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बता दो इसको, हो गया। अगली हेडिंग है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी होती है, 1.5 मीटर या 5 फीट, 5 फीट लंबी होती है।
इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, भाग, इसके 3 भाग हैं बेटा, 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला भाग है इसका सीकम कॉलम रेक्टम। सीकम कॉलम रेक्टम, ये बड़ी आपके बात, सीकम कॉलम, ये एन है यहाँ, ठीक है, सीकम कॉलम रेक्टम। सीकम कॉलम रेक्टम, ठीक है, ये बड़ी आपके बात, कैरेक्टर बदल के लिखो। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और साथ ही साथ कुछ दवाइयां तथा मिनरल्स का भी अवशोषण होता है, और साथ ही साथ कुछ दवाइयां तथा मिनरल्स का भी अवशोषण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट बना के बड़ी आंत में, बड़ी आंत के कॉलन भाग में, बड़ी आंत के कॉलन भाग में सहजीवी जीवाणुओं द्वारा, बड़ी आंत के कॉलन भाग में सहजीवी जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। विटामिन के का निर्माण होता है, सहजीवी जीवाणु द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। अगला हेडिंग है एनएस। एनएस इसको हिंदी में बोलते बोला, ये आहार नाल का सबसे दूरस्थ सिरा माना जाता है, टर्मिनल पॉइंट। आहार नाल का क्या होता है, सबसे टर्मिनल पॉइंट होता है, जिसके द्वारा क्या करेंगे, फीकल मैटर बनता है। फीकल मैटर उसको शरीर से बाहर निकालना है, फीकल मैटर मतलब जो भी मल बना उसको शरीर से बाहर निकालना है, इजेक्शन की प्रोसेस कराते हैं। तो क्या करते हैं, ये टर्मिनल पार्ट है आहार नाल का, टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या काम करेगा, टू इजेस्ट फीकल मैटर। फीकल मैटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, मल। ठीक है बेटा, टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू इजेस्ट फीकल मैटर, यानी जो भी मल बनेगा उसको बाहर निकालना एनएस का काम है। ठीक है, चलो ये तो बेटा आहार नाल हो गई, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 भाग होते हैं, पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या होता है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो भी पहला पार्ट पूरा हुआ है आहार नाल का, दूसरा भाग रह गया है जिसमें क्या संबद्ध पाचक ग्रंथियां। तो नंबर बी पॉइंट करके लिख लो, बड़ा सा हेडिंग डालो, संबद्ध पाचक ग्रंथियां, संबद्ध पाचक ग्रंथियां, संबद्ध पाचक ग्रंथियां। इतना हो गया बेटा, ठीक है ना, इरेज करोगे इतना। तो अगला पार्ट है बेटा संबद्ध पाचक ग्रंथियां, इसको बोलेंगे एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़नी है इसके तहत। पहली है लाल ग्रंथि, दूसरा है लिवर और तीसरा है पैनक्रियास। ठीक है, तो इसमें 3 चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। पहली है लाल ग्रंथियां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी है लिवर यानी यकृत, और तीसरा है पैनक्रियास।
अग्न्याशय गोलक कैसे, ठीक है। ये 3 पढ़ना है इसमें। क्या लाइन करो, लाल ग्रंथियां। लाल ग्रंथि को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है बेटा? मनुष्य में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़ी, ठीक है। तो लाल ग्रंथियां कितनी होती है? 3 पेयर्स। नाम क्या होते हैं उनके? नंबर 1 अच्छे लिखो, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। और मनुष्य में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। ये लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी। और यही पैरोटिड ग्लैंड सांप में किसमें बदलती है? पॉइजन ग्लैंड में बदल जाती है, पहले पढ़ा हमने, ठीक है। यही पैरोटिड ग्लैंड सांप में किसमें बदल जाएगी? पॉइजन ग्लैंड, यानी विष ग्रंथि में बदल जाएगी। इतना लिखने के बाद इनकी पोजीशन में नहीं लिखा होगा क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं। सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सबमैंडिबुलर कहाँ पाई जाएगी? जबड़े के बैक कॉर्नर पर, पैरोटिड कर्णमूल के ठीक सामने। तो इनकी पोजीशन लोग लिख चुके हैं, इसमें दोबारा नहीं लिखा। सीधे सीधे पैराग्राफ बदल के लिखो। लाल ग्रंथियों से लाल का श्रावण होता है। लाल ग्रंथियों से लाल का श्रावण होता है। जो कि एक हल्का अम्लीय पदार्थ है, जो कि एक हल्का अम्लीय पदार्थ है। जो कि एक हल्का अम्लीय पदार्थ है जिसका पीएच 6.8 होता है, जिसका पीएच 6.8 होता है। और इसमें जिसका पीएच बेटा इस तरीके से क्या छूटा बताओ? पीएच छूटा है, पीएच इस तरीके से पीएच मान होता है, पीएच लिखा होता है 6.8 होता है, जो ये बताता है कि कौन सा लिक्विड कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ठीक है। एक क्षारीयता बताता है और अम्लीयता बताता है किसी लिक्विड की, पीएच स्केल का, ठीक है। जिसका पीएच 6.8 होता है और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम, ये बेटा बोल लीजिए, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ता है। स्टार्च क्या है बेटा? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जो स्टार्च को डाइसैकेराइड को पीछे भी लिख चुके हैं, जो स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ता है। फुल स्टॉप। यहीं पे नोट करके लिखो बेटा। लार यानी सलाइवा, लार प्लस फूड जो मिलता है क्या बोलेंगे उसको? बोलस। कल पढ़ा था हम लोगों ने, बोलस बोलेंगे, ठीक है। यहीं पे दोबारा नोट करके लिखो गैस्ट्रिक जूस। जब यही बोलस कहाँ आएगा? जब ये बोलस आमाशय में आएगा, आमाशय में आएगा और इसमें क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस प्लस बोलस। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे काइम, CHYME, तो इसको बोलेंगे काइम। तो इसको बोलते हैं फिर काइम, ठीक है ना। और ये क्या मिलता है? ये स्टमक में मिलेगा हमें, स्टमक में मिलेगा, ठीक है।
लार में जब फूड मिलेगा या खाने में जब लार मिलेगी तो क्या बोलेंगे उसको? बोलस बोलेंगे। और यही बोलस जब आमाशय में जाएगा और इसमें क्या मिलेगा? गैस्ट्रिक जूस, यानी कि आमाशय रस मिलेगा इसमें, ठीक है? तो उसे क्या बोलेंगे? काइन बोलेंगे, CHY का, ठीक है? अगली ग्रंथि डालो लिवर, लिवर नंबर 2 पे लिवर। लिवर वक्ष गुहा, सॉरी उदर गुहा लिखा है, वक्ष गुहा के लिए उदर गुहा। लिवर उदर गुहा में पाई जाने वाली मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है, जिसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है, ठीक है? फिर लिखो। यकृत एक वहिश्रावी ग्रंथि है। वहिश्रावी 2 प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःश्रावी और बहिश्रावी। तो लीवर कैसी है? बहिश्रावी। लिवर एक या यकृत एक बहिश्रावी ग्रंथि है। बहिश्रावी ग्रंथि है। यकृत के समीप पित्ताशय स्थित होता है। यकृत के समीप पित्ताशय, गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, पित्ताशय, पित्ताशय, और इसको इंग्लिश में कहते हैं गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर। यकृत के समीप पित्ताशय स्थित होता है, यह जुड़ा होता है, पित्ताशय जो है लिवर से जुड़ा होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लिवर के बारे में। बेटा छोटा सा नहीं बना, लिवर के कार्य यानी यकृत के कार्य। लिवर के कार्य हम लोग बात करें लिवर की, और लिवर में भी क्या पढ़ेंगे? इसके कार्य, इसके कार्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले कार्य में पहला कार्य लिखो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया यकृत में होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया यकृत में होती है। ठीक है? जिसके माध्यम से अतिरिक्त प्रोटीन व वसा, ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त प्रोटीन व वसा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, जिसके माध्यम से अतिरिक्त प्रोटीन व वसा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ठीक है? सामान्यतः हम लोग क्या पढ़ते हैं? सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि ग्लूकोज किससे बनता है? ग्लूकोज किससे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट से, यानी पॉलीसेकेराइड से बनता है। लेकिन जब प्रोटीन और वसा की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है तो इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, और प्रोसेस क्या कहलाती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है, जो कि कहाँ होती है? लिवर में होती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या कहलाती है? लिवर में होती है। इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जब प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज बनने लगे तो उसे बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनता है ग्लूकोज, किससे बनना है? प्रोटीन और वसा से बनना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है? अगला प्रोसेस जो कि लिवर में होता है वो होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस दूसरा फंक्शन है लिवर का। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया भी लिवर में होती है।
जिसके माध्यम से ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया भी लिवर में होती है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होता है, जिसके माध्यम से ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होता है। ये बनाते रहना ऐसे समझने के लिए, ठीक है? जिसके माध्यम से ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होता है। ठीक है बेटा? अगली प्रोसेस है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नंबर 3 पे लिखो। ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया भी यकृत में होती है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया भी यकृत में होती है, जिसके माध्यम से ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में टूटता है, जिसके माध्यम से ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में टूटता है। जिसके माध्यम से ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में टूटता है। तो ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे की क्या उल्टी है, ठीक है? ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है निर्माण होना, और ग्लाइकोजेन, तो ग्लाइकोजेन का निर्माण होना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब है टूटना, किसका? ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजेन का टूटना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो लाइसिस का मतलब है टूटना, और जेनेसिस का मतलब है बनना, ऊपर की, ठीक है? अगला काम लिखो इसका। यकृत में फाइब्रिनोजन, चौथा पड़ा है। यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक क्लॉटिंग प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लॉटिंग प्रोटीन का निर्माण होता है। यकृत में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक क्लॉटिंग प्रोटीन का निर्माण होता है। नाम से ही क्लियर है कि क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब क्या करेगी? रक्त का थक्का जमाएगी, ठीक? कब जमाएगी? जब कहीं शरीर में कट लग जाए, चोट लग जाए, जिससे कि रक्त का बहाव हो, उस दौरान क्या होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त का थक्का बनाता है, ठीक? अगला पॉइंट फंक्शन भी बेटा इसके। यकृत में हेपेरिन का निर्माण होता है। यकृत में हेपेरिन का निर्माण होता है। यकृत में हेपेरिन का निर्माण होता है, जो कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। जो कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है बेटा? अगला पॉइंट, यकृत में कुफ्फर सेल्स, यकृत में कुफ्फर सेल्स, छोटा पॉइंट, यकृत में कुफ्फर सेल्स पाई जाती हैं।
कुफर सेल्स पाई जाती हैं जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। यकृत में कुफर सेल्स पाई जाती हैं जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। अगला पॉइंट, मृत आरबीसीज यानी डेड आरबीसीज, मृत आरबीसीज यकृत में ही नष्ट किए जाते हैं। मृत आरबीसीज यकृत में ही नष्ट किए जाते हैं। अगला पॉइंट, यकृत विषैले पदार्थों को शरीर से निष्कासित करता है। यकृत विषैले पदार्थों को शरीर से निष्कासित करता है। अगला पॉइंट, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है जो कि पित्ताशय में आकर जमा होता है। यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है जो कि पित्ताशय में आकर जमा होता है। बेटा निर्माण कहाँ होगा पित्त रस का? लिवर में होगा। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय यानी गॉलब्लैडर में होगा। ठीक है, अलाइन करो पित्त रस, छोटा सा ऐड करो पित्त रस, बाइल जूस। क्योंकि हमने पढ़ा पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में होगा, लेकिन स्टोर कहाँ होगा, जमा कहाँ होगा? ये पित्ताशय में होगा। तो हम लोग बाइल जूस को यहीं पढ़ेंगे, बाइल जूस, और इसी को बोलते हैं पित्त रस। निर्माण कहाँ हो रहा है? लिवर में। स्टोर कहाँ होता है बेटा? पित्ताशय यानी गॉलब्लैडर में। ठीक है, पित्त रस में मिलता क्या क्या है इसको देखो। कंपोजिशन क्या है इसका? जल यानी वाटर, पानी मिलेगा जो कि लगभग 90% तक होता है, जो कि लगभग कितना होगा 85 से 90% तक यहाँ पे वाटर मिलेगा। क्या लिखा बेटा? हाँ, बाइल जूस की बात कर रहे थे। वाटर है, बाइल जूस में क्या क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, बाइल साल्ट्स मिलेंगे, बाइल पिगमेंट मिलेगा, और कोलेस्ट्रॉल मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी, यहाँ पे कोई भी पाचक एंजाइम नहीं मिलेगा। इसमें क्या लिखोगे बेटा, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कोई पाचक एंजाइम नहीं होगा। नो डाइजेस्टिव एंजाइम इन बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं मिलेगा, इतनी बात याद रखना, ठीक है। इतना लिखने के बाद पानी कितना मिलेगा, लगभग यहाँ पे 86% मिलेगा बेटा। बाइल साल्ट लगभग 8.2% मिलेंगे। बाइल पिगमेंट कितना मिलेगा, 2.2% मिलेंगे। और कोलेस्ट्रॉल कितना मिलेगा, 2.1% मिलेगा लगभग। तो सबसे बड़ी मात्रा में क्या मिल रहा है, पानी, फिर उसके बाद क्या है, बाइल साल्ट है, फिर बाइल पिगमेंट है, फिर लास्ट में कोलेस्ट्रॉल है, ठीक। हिंदी में बाइल साल्ट को बोलते हैं पित्त लवण। इसको क्या बोलेंगे बेटा, पित्त लवण बोलेंगे। इसको बोलेंगे पित्त वर्णक, और कोलेस्ट्रॉल को तो कोलेस्ट्रॉल ही पड़ेगा, ठीक। तो पित्त लवण, पित्त वर्णक, हिंदी में लिखना चाहो तो कोई वहां पे लिख लेना। इसकी परसेंटेज भी लिख लेना, कौन सा कितना परसेंट होगा। और एक चीज और लिख लेना, पित्त रस का पीएच कितना होता है, पीएच। तो इसका जो पीएच होता है वो 7.7 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। कैसा होगा बेटा, ये क्षारीय होगा। ये होगा बेटा क्षारीय। क्षारीय होगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं कि बाइल साल्ट्स कौन से होते हैं और बाइल पिगमेंट इसमें कौन से मिलते हैं। तो मैं परसेंटेज मिटा रहा हूँ और इसी के नीचे बाइल साल्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बाइल साल्ट्स जो मिलेंगे वो क्या नाम होगा उनका, यहाँ मिलेगा हमें सोडियम। बाइल साल्ट्स की बात करें बेटा तो सोडियम कार्बोनेट, अगला बाइल साल्ट क्या है, सोडियम टेरोकोलेट। सोडियम टेरोकोलेट। और एक और है सोडियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये सारे के सारे क्या बेटा, ये बाइल साल्ट है, यानी पित्त लवण है। ये सारे के सारे ये पित्त लवण है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सारे के सारे क्या है, बाइल साल्ट, ठीक है ना। ये वाला बाइल पिगमेंट लिखेंगे, पहले इतना लिखो फिर बाइल पिगमेंट लिख देंगे। हो गया बेटा इतना। बाइल पिगमेंट कौन कौन से, जरा इसको देखो यहाँ पे, देखो बेटा बाइल पिगमेंट ये है बाइलिरुबिन, बाइलिरुबिन। और क्या मिलेगा यहाँ पे, बाइलिबर्डिन, ठीक है। ये क्या बेटा, बाइल पिगमेंट, ये बाइल पिगमेंट के नाम बाइलिरुबिन और बाइलिबर्डिन, ठीक है। नोट करके लिखो। आज वो वाली नहीं है कि तो लड़ने लगती है, इतना जल्दी कर बहुत देरी लिखते हो। अरे नहीं, वो टाइम ही तो नहीं है, फिनिश करना है ना। 2 क्लासेस देखते देखते अब हो जाएगी, कब निकल गई, 12:30 बजे पढ़ूंगा आज। एक मिनट
क्या लिखा बेटा? हाँ, बाइल पिगमेंट की बात कर रहे हैं, नोट करके लिखो बेटा बाइल पिगमेंट। पीलिया की स्थिति में, पीलिया की स्थिति में, पीलिया एक बीमारी में इसको पांडु रोग बोलता है, जॉन्डिस बोलता है, जॉन्डिस। पीलिया की स्थिति में शरीर में बाइल पिगमेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, बाइल पिगमेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर पीला दिखाई देने लगता है, जिसके कारण शरीर पीला दिखाई देने लगता है। छोटा साइडिंग नाम पित्तरस के कारण, पित्तरस के कारण। नंबर 1 करके यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। नंबर 2 क्षारीय माध्यम क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। नंबर 2 यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। अगला, यह वसा का हिमंसीकरण करता है, यह वसा का हिमंसीकरण करता है। हिमंसीकरण कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यह वसा का हिमंसीकरण करता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन, यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है, यह वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायक होता है। लास्ट पॉइंट लिखो इसमें बेटा, यह आंख की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है, यह आंख की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। ठीक है, लास्ट जो हमारी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड लगी वो है पैनक्रियाज या अग्न्याशय। नंबर 3 लिखो बेटा, अगली ग्रंथि का नाम है पैनक्रियाज या अग्न्याशय। तो पाचक ग्रंथियों में अगली ग्रंथि है पैनक्रियाज या अग्न्याशय। तो अगली ग्रंथि है बेटा हमारी पैनक्रियाज, इसको बोलते हैं अग्न्याशय। इसके बारे में यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अर्थात इसमें बहिश्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। अर्थात इसमें बहिश्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह आमाशय तथा ग्रहणी के मध्य में स्थित होती है, बेटा जरा यहाँ ध्यान दो। देखो पैनक्रियाज से जिस रस का स्रावण होगा उसको बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अभी कुछ देर पहले पैनक्रियाटिक जूस पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये फिलहाल चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था जो कि यहाँ पे खत्म हो रहा है। लगभग जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी तो हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है हमारा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, अगला चैप्टर है या अगला टॉपिक है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कैसे डिफाइन करोगे कंकाल तंत्र को, क्या कहोगे? इसके बारे में अगर पूछेगा तो क्या बताओगे कंकाल तंत्र क्या होता है? देखो बेटा, ये बॉडी सिस्टम होता है जो कि बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और अदर टिश्यूज का बना होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक काम करता है। ठीक है, किसका बना होगा? बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और अदर टिश्यू यानी अन्य ऊतकों का बना होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के काम करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग लिख रहे हैं। क्या है ये? बॉडी सिस्टम है। बॉडी सिस्टम बना किसका होगा? मतलब कंपोज ऑफ या कंसिस्ट ऑफ। बॉडी सिस्टम कंपोज ऑफ, तो यहाँ लिख दो बोन्स यानी हड्डियों का, कार्टिलेज यानी उपास्थि का, लिगामेंट्स and other tissues that perform essential functions for the human body, जो कि शरीर के लिए आवश्यक काम करते हैं। that perform essential functions for the human body। बेटा ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछेगा तो यही बताओ। ठीक है ना, क्या क्या होगा इसमें? बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और अदर टिश्यू होगा, जो कि क्या करेगा? शरीर के लिए आवश्यक काम करेगा। मतलब इसेंशियल फंक्शंस फॉर द ह्यूमन बॉडी, मतलब शरीर के लिए क्या करेगा? आवश्यक काम करेगा। ठीक है ना, इतनी समझ आ गई बात? चलो इसको लिखो, ये इसकी डेफिनेशन होगी। जैसे खींचो वैसे खींचो, आपकी कॉपी मैं क्या लंबी छोटी टेढ़ी खींचो, सीधी खींचो, तो बेटा क्या करोगे इसमें? बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और अन्य टिश्यू का बना ऐसा सिस्टम जो कि शरीर के लिए आवश्यक काम करता है, क्या कहलाएगा? कंकाल तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। हमने फंक्शंस की बात की ना, तो फंक्शंस यहीं पे देख लेते हैं कि फंक्शन क्या करता है। तो स्केलेटल सिस्टम के कार्य सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ये कार्य क्या करेगा। देखो, अच्छा इतना लिख लेते हैं। इसका पहला कार्य क्या हो जाएगा? शरीर के अंदरूनी हिस्सों को या अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। पहले सुनो, शरीर के अंदरूनी अंगों को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होगा? कंकाल यानी हड्डियों में होता है। दूसरा क्या होगा? ये जो फैट्स है, मिनरल्स है, इनको स्टोर करेगा। फिर उसके बाद अगला फंक्शन क्या हो जाएगा? ये बॉडी को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा और शरीर की सुरक्षा करेगा। बस इतने से इसके काम। तो नंबर 1 करके लिखते जाओ। कार्य बेटा बिटा दो इसको, हो गया? चलो इतना बिटा देंगे। ठीक है, तो कार्य में नंबर 1 करके शरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। पहला कार्य लिखा इसके, शरीर के अंदरूनी अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा कार्य लिखा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना।
रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, अगला पॉइंट वसा व खनिज को स्टोर करना, वसा व खनिज को स्टोर करना मतलब उसका भंडारण करना, वसा व खनिज को स्टोर करना और साथ ही साथ इनका विमोचन करना यानी रिलीज करना, और साथ ही साथ इनका विमोचन यानी रिलीज करना। अगला करें शरीर को गति प्रदान करना, चलने फिरने में सहायक होता है। शरीर को गति प्रदान करना। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। बेटा अब जो मैं बोर्ड बना रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से बना रहा हूँ, ठीक? कंकाल नहीं बनाऊंगा, डरना नहीं, वो मुझसे बनने वाला ही नहीं है क्योंकि वो टाइम लेगा काफी और टाइम इतना है नहीं। देखो बेटा जो मानव कंकाल तंत्र है यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया। इसको बांटेंगे टू पार्ट्स। पहले भाग का नाम है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। दूसरे भाग का नाम क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन, दूसरे भाग का नाम क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। हिंदी में अगर लिखना चाहूँ तो इसको लिखोगे बेटा, इसको लिखो अक्षीय कंकाल बोलते हैं इसको। अक्षीय, अक्ष होती है ना, अक्षीय, तो उसी से पढ़ गया अक्षीय कंकाल, और इसको उपांगीय कंकाल। एक मिनट, इसको अक्षीय कंकाल बोलेंगे, अक्षीय कंकाल, और इसको बोलेंगे उपांगीय कंकाल। ठीक है। अब जरा इसको आगे पढ़ने से पहले दो बातें मुझे बताओ। एक वयस्क के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होंगी? 206। बच्चे के अंदर कितनी होती है? लगभग 300। ठीक है, तो जरा हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम नेसेंट बेबी की बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, नवजात की। इन्फेंट्स का मतलब है नवजात शिशु। इन्फेंट्स का मतलब क्या होगा? नवजात शिशु। ठीक है, तो इन्फेंट्स में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? लगभग 300 बोन्स। इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट, साइन होता है ऑलमोस्ट का, यानी इसको लगभग होते हैं। ठीक है, और एडल्ट्स यानी प्रौढ़ में या वयस्क में 206 बोन्स। इतना तो सबको पता है ना? इतना तो पता है ना? ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होंगी? इसमें होगी 80 बोन्स। नंबर ऑफ बोन्स कितना है बेटा यहाँ पे? 80 बोन्स। ठीक है, पहले मेरी बात सुनो, जितना बता रहा हूँ उतना करो, आगे आगे नहीं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें होगी 126 बोन्स। ठीक है, 126 और 80 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 206 आ गया।
206 का नंबर मिल गया हमारे, यानी एडल्ट्स की बात की हमने, तो 206 मिल गया हमको बेटा, ठीक है ना। अब आपसे सवाल ये उठता है कि बच्चों में 300 हड्डियाँ क्यों होती है, जरा बताओ। कोई साइंस बैकग्राउंड का है? साइंस बैकग्राउंड का कौन है? क्यों होती बच्चों में 300? देखो बेटा, बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं, बात सही है, लेकिन आगे जैसे जैसे वो बड़ा होता है कुछ हड्डियाँ जुड़ने लगती हैं आपस में, तो फ्यूज़न होने लगता है, हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप बड़े होता है जब बच्चा, तो उसमें 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। फ्यूज़न मतलब हड्डियों के जुड़ने के फलस्वरूप कितनी हड्डियाँ रह जाती हैं? 206, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सियल स्केलेटन, तो यहाँ पे 80 बोन्स हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन यहाँ पे 126 है। अब यहाँ पे टोटल बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। डायग्राम में बनेगा, फ्लो चार्ट बनेगा, 80 बोन्स कौन कौन सी हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे बेटा हम लोग डाउनवर्ड एरो लेके। इसमें पहला पार्ट है स्कल बोन, कपालीय जो हड्डियां हैं वो कितनी है, स्कल बोन। इसको बेटा हमने 6 पार्ट में बांटा है, जो पूरी की पूरी एक्सियल बोन है इसको 6 पार्ट में बांटेंगे। तो इसमें पहले बोन का नाम है स्कल बोन, जो पहले पार्ट का नाम है स्कल बोन। स्कल में कितनी होती है बेटा? स्कल बोन होती है 22। नंबर कितना होता है इनका? 22। पेज पूरा बड़ा लेना, पेज मतलब पूरा बड़ा पेज लेना, इसमें क्या पड़ जाएगा, बल्कि ये दोनों पेज साइड बाई साइड हो ऐसे करके, ये दोनों पेज उसको इस तरीके से बनाना, ये दोनों पेज लेना ऐसे करके, तब पूरे में आएगा ये, ठीक है। हाँ ऐसे बनाना तब आएगा, ठीक है। चलो, तो स्कल बोन कितनी है हमारी? 22 है। अब 22 में भी जरा इसको बिठा रहा है, 22 में भी हमने इसको बांटा है फिर से। 14 बोन इसमें है चेहरे की हड्डियाँ। 14 कितनी होंगी हमारी? 14 बोन क्या होंगी? चेहरे की हड्डियाँ। जो इसमें भी 14 हैं वो क्या है? फेशियल बोन। फेशियल मतलब चेहरे की हड्डियाँ, फेशियल बोन्स। फटाफट बना दें। और बची 8 कौन सी हैं? वो है क्रेनियल बोन। बची 8 कितनी है? वो है क्रेनियल बोन, ठीक है। तो कभी कभी इनकी संख्या ही पूछ लेते हैं बेटा कि फेशियल बोन कितनी है, तो 14, क्रेनियल बोन कितनी है, तो 8 है, और ओवरऑल स्कल की बात करेंगे तो स्कल बोन कितनी है? 22, ठीक है। ये पहला टाइप है एक्सियल स्केलेटन की हड्डियों का, ये फर्स्ट नंबर डाउन, ठीक है। ये ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अगली टाइप की जो बोन है इसमें वो है ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ऑसिकल का मतलब होता है हड्डी, ऑसिकल टर्म जहां भी मिलेगा उसका मतलब क्या है? हड्डी, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि कान की हड्डियां, इसका मतलब क्या हो गया? कान की हड्डियां, यानी ईयर बोन। कितनी होंगी बेटा? ये 6 होंगी, 6 होंगी ना, जिसमें कि 3 एक तरफ होंगी एक कान में, 3 दूसरे कान में, तो टोटल कितनी होंगी? 6 हैं, जिसमें क्या होगा? 1 पेयर ऑफ 3 बोन्स ऑन ईच साइड, मतलब कि 3 हड्डियों का जोड़ा जो कि दोनों तरफ होगा, 3 हड्डियों का, तभी तो वो दोनों तरफ होगी ना, 3 इधर 3 इधर, टोटल कितनी होगी? 6 हो गई। तो इसमें that is अर्थात 1 पेयर of 3 bones on each side, मतलब दोनों तरफ कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। 1 पेयर of 3 bones on each side, दोनों तरफ कितनी हो जाएंगी? 3, तो 6 हो गई। चलो कौन कौन सी है? नंबर नाम लिखो जरा फटाफट, पूछी जाती है इसलिए लिखना है। ऑडिटरी ऑसिकल्स कौन कौन सी हैं? तो ऑडिटरी ऑसिकल्स के नाम लिखेंगे हम लोग। पहली है मैलिस, ये बेटा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड है,
मतलब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तब, तो इसमें भी अगर चलेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। एक बार ये पूछा गया था और इत्तेफाक से मुझे भी नहीं पता था कि बाहर से और अंदर का क्रम क्या होता है, तो मेरा भी गड़बड़ होगा। तो ये होता है मैलियस इनकस। बेटा इनके नाम ऐसे ही याद रखने हैं, चाहे हिंदी में उसको इनकस बोलो या इंग्लिश में उसको इनकस बोलो, पढ़ा इनकस ही जाएगा। चाहे उसको हिंदी में मैलियस बोलो, चाहे इंग्लिश में उसको मैलियस बोलो, पढ़ा मैलियस ही जाएगा। ठीक है, तो मैलियस, इनकस और स्टीम्स, ये तीनों हड्डियां जो कि कहाँ पाई जाएंगी, एक चीज और याद रखना, जो कि मिडिल ईयर, मध्य कान में पाई जाएंगी। ये तीनों की तीनों कहाँ पाई जाएंगी, मिडिल ईयर। ये सारी की सारी कहाँ पाई जाएंगी, मिडिल ईयर में पाई जाएंगी बेटा, मिडिल ईयर में पाई जाएंगी। तीनों की तीनों मिडिल ईयर में पाई जाएंगी। इनका क्रम क्या रहेगा, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे पहले मैलियस, फिर इनकस, फिर स्टीम्स। ठीक है, नोट करके बताइए, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। ठीक है, तो ये तो बेटा कान की हड्डियां होगी। क्रम देखा, बाहर से अंदर की तरफ कहाँ पाई जाएंगी, मिडिल ईयर में पाई जाएंगी। संख्या कितनी है, 6 है, 3 3 2 2। ठीक है, क्या नाम क्या क्या है, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी है मानव शरीर की, मानव शरीर में पूरे। ठीक है, तो ये तो ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गए। अगला टाइप क्या है, हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे वो थायराइड। ऐसे चला था 2 नंबर। थैंक यू बताने के लिए। तो अगला जो टाइप है वो है थायराइड, HYOID, थायराइड। इसकी संख्या कितनी है, 1। पूरे शरीर में 1 ही पाएगी। इसकी संख्या है 1। ठीक है, आकार क्या होगा, यू शेप होती है, यू शेप होती है, यू शेप होती है। और इसकी विशेषता लिखो, शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है, नहीं जुड़ी हुई होती है। शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं होती। अगला पॉइंट इसका लिखना, जीभ इसी हड्डी से जुड़ी होती है, जीभ इसी हड्डी से जुड़ी होती है, जीभ इसी हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक, तो एक हाइट के बारे में हो गया। थोड़ा सा पॉज करके ना तब लिखना है इसको। ऐसे जाने से 2 नंबर। थैंक यू। जाने दीजिए। अगला है वर्टिब्री। कितनी कशेरुकाएं पाई जाएंगी, वर्टिब्री का मतलब है कशेरुकाएं। ठीक है, जहाँ पे हिंदी है वहाँ पे बता रहा हूँ, जहाँ पे हिंदी नहीं है वहाँ पे स्किप करना, या इवन मुझे नहीं आती वो नहीं बता। वर्टिब्री इसको कहते हैं कशेरुकाएं। देखो बेटा, बुक्स में मिलेगा 33, सही है, लेकिन मैं बताऊंगा 26। कैसे, बच्चों में 33 होती है, लेकिन एडल्ट्स में कितनी होती है, 26 होती है। दोनों नंबर आपको याद रखना। बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है, लेकिन एडल्ट्स में कितनी है, 26 होती है। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे 26, और यहाँ पे नोट करके लिखेंगे इन्फेंट्स की। इन्फेंट्स में कितना होता है, यानी नवजात में कितना होगा, 33 वर्टिब्री। इनकी संख्या कितनी है, 33। ठीक है, बच्चों में 33 है और 26 किसने, ये एडल्ट्स में। ये है बेटा एडल्ट्स यानी प्रॉड। अब 26 को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि वर्टिब्री हमारे जो है, वर्टिब्री 5 प्रकार की होती है। वर्टिब्री कितने टाइप की होगी, 5 प्रकार की होगी। इसमें पहला टाइप है सर्विकल, यानी ग्रीवा में पाई जाने वाली सर्विकल।
thoracic, lumbar, sacral और caudal, ये 5 हो गए। नाम फिर से याद रख लो, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल। ठीक है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल। संख्या कितनी होती है इसकी? ये होती है 7, 12, 5, 4 और ये 4 जोड़ो जरा। 7, 5, 12, 12, 24, 24 और 4 28 और 4 कितना हो गया? 32। एक कम रह गई क्या? 7, 5, 12, 12, 24, 24, 4, 28 और 28, 4 क्या हो गया? 32। 32 है, ठीक है। अभी बताते हैं, लिखो पहले। सैक्रल 5 है बेटा इसमें, अब 33 हो, ठीक है। सैक्रल कितनी? 5 हो गई ना। 7, 5, 12, 12, 24, 4, 28, 5, 33। लेकिन अब बच्चों में होगी 33, बड़ों में कैसे होगी 22, अब बड़ों में 26 कैसे होगी? सभी सैक्रल फ्यूज होके एक हड्डी बन लेंगी, सभी सैक्रल फ्यूज होके जुड़ के क्या बनाएंगी? एक सैक्रल बोन बनाएंगे। सभी कॉर्डल बोन जुड़ के क्या बनाएंगी? एक कॉर्डल बोन बनाएंगे। तो ये एक 7, 12 और ये 5, 12, 12, 24 हो गई ना। ये 7, 5, 12, 12, 24, ठीक है ना। और एक 25 और ये वाली 26। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी एडल्ट्स। ये किसका लिख दिया हमने? ये बेटा चाइल्ड्स इन्फेंट्स का रहेगा, ठीक है। तो सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल। संख्या लिख दी 7, 12, 5, 5, 4। ये किसका है? इन्फेंट्स का है, यानी 33 निकल के आ रहा है। 26 कैसे होंगी? ये दोनों आपस में ये दोनों अलग अलग फ्यूज हो जाएंगे। सभी सैक्रल जुड़ जाएंगी तो एक बन जाएगी, सभी कॉर्डल जुड़ जाएंगी तो एक बन जाएगी। इस प्रकार कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो वर्टिकली हो गई सारी की सारी 26 और 33। रिब्स कितनी होती है? रिब्स, पसलियां। चलो बात करते हैं रिब्स की। रिब्स होती है 24, जिसमें 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, दो सेट में होगी ना दाएं बाएं के। तो 12 रिब्स एक तरफ और 12 रिब्स दूसरी तरफ। तो ये क्या होगा? 1 पेयर ऑफ 12 रिब्स, 1 पेयर ऑफ 12 रिब्स ऑन ईच साइड, यानी कि हर तरफ 12 पसलियों की एक जोड़ी ईच साइड, ठीक है ना। तो 1 पेयर ऑफ 12 रिब्स ऑन ईच साइड, इस प्रकार कितनी हो जाएंगी? कुल 24 हो जाएंगी। तो पसलियों की संख्या कितनी है? 24। फिर 5 पढ़ ली, एक और बचा इसमें जिसको बोलते हैं स्टर्नम। छठी इसमें क्या है बेटा? एक्सियल स्टर्नम। इसी को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, इसी का नाम क्या होता है? ब्रेस्ट बोन। और इसकी संख्या कितनी होती है? सिंगल 1। जरा जोड़ के लाओ, सारी की सारी 80 हो गई। एक्सियल वाली सभी जरा काउंट करो, 80 हो गई। जोड़ो जरा, सभी 80 हो गई। जरा जोड़ के दिखाओ, सारी की सारी 80 हो गई। मैं जोड़ता हूँ।
33 मत जोड़ना, इसमें 26 वाली जोड़ के बताना। 33 वाली जोड़ोगे तो ज़्यादा निकल जाएगी, 26 वाली जोड़ना, ठीक है। तो ये तो एक्सियल वाली हो गई। अगला पार्ट क्या बचा है, एपेंडिकुलर वाला। एपेंडिकुलर में कितनी है 126, ठीक है। तो जो हमारा अगला पार्ट है वो है एपेंडिकुलर। ये वाला हो गया बेटा, इतना हो गया। हो गया। तो मैं इसमें यहीं पे सब पता लगा है। मुझे साइड में तो लाना है, हमारा कैसे ला दें, हम दोबारा नया पेज लेना। चलो हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट के इसके, यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन। आप लोग अपनी कॉपी में बनाते रहना लगातार। एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें कितनी होती है बेटा 126। कितनी है 126। इसको भी दो भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको भी दो भाग में डिवाइड करेंगे। चलो इसके लिए पूरा पेज छोड़ दो। हाँ पूरा पूरा पेज इससे थोड़ा ही हो जाता है। तो बना लो, मैंने तो बना लिया है, मेरे को बना हुआ है। एपेंडिकुलर स्केलेटन इसमें 126 है। कैसे है जरा यहाँ देखते हैं। जरा यहाँ ध्यान दो बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। पहला नाम है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंश मेखला, पेक्टोरल गर्डल। और इसमें अपर लिम्ब, यानी दोनों हाथ, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब का मतलब है दोनों हाथ। लिम्ब का मतलब है हाथ पैर। लिम्ब का मतलब बेटा होता है हाथ और पैर। लेकिन अपर लिम्ब हमारे हाथ ही तो है, दोनों पैर तो है नहीं, तो दोनों हाथ। लोअर लिम्ब तो दोनों पैर, ठीक। और बेसिकली लिम्ब का मतलब होता है हाथ और पैर, ऐसे आता है, ठीक। साइंस के टर्म में ऐसे पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला, अपर लिम्ब मतलब दोनों हाथ, इसको अंश मेखला बोलेंगे। और यहाँ दोनों हाथ मिला देंगे, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में कितनी हड्डियां हैं, 4। यहाँ है 4 बोन्स, ठीक है। यहाँ है 4 बोन्स। और अपर लिम्ब में कितनी है 60 बोन्स, यानी कि दोनों हाथों में 60 है, तो एक हाथ में कितना हो गया 30। 1 पेयर ऑफ 30 बोन्स ऑन ईच साइड। तो यहाँ क्या है, यहीं पे लिखो ये, तो इसके नीचे लिखो 1 पेयर ऑफ 30 bones on each side. क्लियर, ठीक है बेटा। 4 बोन यहाँ है और 60 बोन यहाँ है, तो टोटल कितनी बोन है, टोटल कितनी बोन है 64, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डल और अपर लिम्ब मिला के कितनी है 64। तो टोटल बोन्स बेटा अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 बोन्स, ठीक है। यहाँ भी 2 का जोड़ा होगा, 1 पेयर ऑफ 2 बोन्स ऑन ईच साइड। यहाँ भी क्या लिख दोगे 1 पेयर ऑफ 2 बोन्स ऑन ईच साइड। जाहिर सी बात है, जो हमारा ये पेक्टोरल गर्डल है वो यहाँ पाई जाती है, ये हमारा पेक्टोरल गर्डल है, ठीक है। पेक्टोरल, इसको अगर यहाँ से कट करेंगे पूरी बॉडी तो आधा हिस्सा इस तरफ, आधा इस तरफ। इसमें अगर हम बात करें एक हाथ के तो 30 हैं, लेकिन पेक्टोरल गर्डल तो सिर्फ एक साइड की होगी ना। अगर पूरी पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन है तो 2 क्या होगी, एक तरफ होगी, 2 दूसरी तरफ होगी। तो यहाँ भी क्या लिख दोगे 1 पेयर ऑफ 2 बोन ऑन ईच साइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक दो, तो 1 पेयर ऑफ 2 बोन ऑन ईच साइड। ठीक है बेटा। लेकिन अगर पेक्टोरल गर्डल की सारी बोन और अपर लिम्ब की सारी बोन को मिला दे तो टोटल बोन कितनी होगी 64, ठीक है। चलो, इतना लिखने के बाद जरा उसको ही बनाने, उधर वाले को, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर सेट करते हैं, ठीक है। वहां लिखेंगे पेल्विक गर्डल, ये पेक्टोरल होगी, वहां लिखेंगे पेल्विक गर्डल।
ये छोड़ना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं श्रोणी मेखला। सर इसके नीचे भी लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। तो हम इधर हो जाएगा। श्रोणी मेखला। और इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, लोअर लिंग यानी दोनों पैर। पेल्विक गर्डल में कितनी बोन होगी? 6 बोन। 6 बोन, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले 6 करो, 6 बोन्स। और यहाँ कितनी होगी बेटा? यहाँ पे सेम नंबर आएगा 60, ठीक है। तो ये 60 बोन्स। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, 1 पेयर ऑफ 30 बोन्स ऑन ईच साइड, यानी कि एक पैर में 30, तो दूसरे पैर में कितनी होगी? 30 होगी, तो 60 हो जाएगी ना। अगर ज़्यादा कमर हो गई तो बैलेंस भी बढ़ जाएगा शरीर का, ठीक। ऐसे ही पैल्विक गर्डल में कितनी है? 6 है, तो 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। लेकिन सवाल ये है कि पेल्विक गर्डल में वो 6 बोन है ना, 3 का जो जोड़ा है वो तीनों बोन फ्यूज होके एक बोन बनाती है, और इस प्रकार पेल्विक गर्डल में कुल कितनी बोन हो जाती है? 2। तुम जो कह रहे थे ये कह रहे थे, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नाम होते हैं पेल्विक गर्डल के बोन्स के। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस फ्यूज होके सिंगल बोन बनाते हैं, ठीक है ना। सिंगल बोन बनाएंगे और उसी क्योंकि एक सिंगल बोन बनाएंगे तो वो दोनों तरफ पाई जाएगी ना, तो कुल मिला के पेल्विक बोन कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये बच्चों में पाई जा रही है, यानी नवजात शिशु में 6 होंगी। एडल्ट्स की बात करेंगे तो 2 ही मिलेगी, 1 ऑन ईच साइड एंड नेक्स्ट 1 ऑन ईच साइड। ये होगी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और लिखनी है, जो पेक्टोरल गर्डल की जो 4 हड्डियाँ, मतलब दोनों हड्डियाँ हैं ना, उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम है क्लैविकल एंड स्कैपुला। ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, क्लैविकल एंड स्कैपुला। तो पेक्टोरल गर्डल में जो हड्डियाँ हैं उनके नाम लिख लेना है, क्लैविकल और स्कैपुला। मैं तो यही लिख लूँगा। तो इसमें जो नाम है वो है क्लैविकल और अगला नाम है स्कैपुला, ठीक है बेटा। तो क्लैविकल कितनी होगी? 2 होगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। स्कैपुला भी कितनी होगी? स्कैपुला भी कितनी होगी? 2 होगी, एक इस तरफ एक तरफ। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी ना, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। अब हम बात करें पेल्विक गर्डल में 6 बोन कौन कौन सी हैं, जरा उसको भी देख लो मेरे से। कितना टाइम हो गया? सर हो गया।